वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर में, जो कि 2023 की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो बीए फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या होता है, तो आपको पढ़ना होता है मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व के बारे में, अर्थात मनी, बैंकिंग एंड एक प्रकार से मुद्रा, बैंकिंग या लोक वित्त आप बोलो, पब्लिक फाइनेंस बोलो तो मुद्रा, बैंकिंग एवं पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त या मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ना पड़ता है। राजस्व भी उसको आप बोल सकते हैं। तो एक शब्द में मैं अगर आपको बताऊं तो मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, अंग्रेजी में, हिंदी में मुद्रा, बैंकिंग एवं लोक वित्त। अच्छा, लोक वित्त को राजस्व भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यही पढ़ना है। ओके, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ये लिखित मॉडल पेपर होगा, जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए, इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जिनकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। चले, इकोनॉमिक्स BA सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए, अच्छा ये 2024 में भी इम्पोर्टेंट होगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मुद्रा, बैंकिंग एवं लोक वित्त, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। 3 खंड में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय, बा से लघुत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय टाइप के, उनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न, अर्थात सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होते हैं। ठीक है, खंड आ से। ओके, अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं खंड आ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको कैसे लिखना है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा अति लघुत्तरीय में कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ये अति लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है ये। ठीक है, और आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा को क्या बोलते हैं? मनी, अंग्रेजी में। ठीक है, मुद्रा एक प्रकार का क्या है भैया? मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है। कैसा पत्र है ये? मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है जो क्या करता है? विनिमय कार्य करने के साथ साथ मूल्य संचय भी करता है और मूल्य की गणना भी एक प्रकार से की जाती है मुद्रा के ही द्वारा। मतलब मुद्रा के द्वारा क्या होता है? मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है। विनिमय का मतलब सीधा सा होता है कि जैसे कि आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो आप जब तक मुद्रा देंगे तो आपको वस्तु मिलेगी, और आजकल आप देखते हैं मुद्रा के बदले ही आपको मिलती है क्या? वस्तुएं मिलती है। तो कोई भी लेन देन आपको करना है तो मुद्रा के द्वारा ही संभव है। तो मुद्रा क्या है? विनिमय कार्य भी करती है, इसके साथ साथ मूल्य का संचय करती है और मूल्य गणना का भी कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और भी तमाम सारे कार्य हैं। हालांकि प्रोफेसर कीन्स जो है मुद्रा की परिभाषा को देते हुए कहते, चूंकि परिभाषा पूछी गई तो ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर कीन्स महोदय इकोनॉमिक्स के एक प्रकार से अच्छे जानकार हैं। वो कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण अथवा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है तथा जिसके द्वारा या जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है, वो होती है मुद्रा। मिल्टन फ्रीडमैन महोदय कहते हैं कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास है। मतलब मुद्रा जो होता है वो क्रय शक्ति का क्या है? अस्थायी निवास है। तो मुद्रा का सीधा सा मतलब क्या होता है? मुद्रा का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जिसके बदले में आप दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, या जिसके द्वारा या जिसके बिना एक प्रकार से आप वस्तुओं को प्राप्त करने में उतने ज़्यादा सबल और सक्षम नहीं हो पाते जितना मुद्रा के द्वारा हो पाते हैं। मतलब मुद्रा के द्वारा ही विनिमय होता है, चाहे वस्तु विनिमय की बात की जाए या अन्य किसी प्रकार के विनिमय की बात की जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो मुद्रा ये है आपकी। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। द्विधातुमान से आप क्या समझते हैं? द्विधातुमान मतलब कि 2 धातुओं के बराबर मुद्रा छापी जाती है। तो 2 धातु कौन कौन से जिनके माध्यम से मुद्रा का एक प्रकार से संचय होता है, मतलब मुद्रा को छापा जाता है या मुद्रा उसी के बराबर छापी जाती है। द्विधातुमान एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था होती है जिसमें मानक मुद्रा के रूप में 2 धातुओं का प्रयोग किया जाता है, और पहली धातु है सोना और दूसरी धातु है चांदी। तो इनका प्रचलन जो है रहता है, वही होता है। ऐसी ही व्यवस्था को हम कहते हैं द्विधातुमान। ठीक है, और
ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से इनका टंकण होता है सोने और चांदी का। दोनों मुद्राओं में असीमित विधि ग्राह्यता, लिखित और धात्विक मूल्य पाया जाता है। दोनों में विनिमय के सभी गुण भी विद्यमान होते हैं और इसीलिए खास करके द्विधात मान में सोना और चांदी को रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। मिश्रित आर्थिक प्रणाली की जब बात करी जाती है तो एक तो सबसे पहले पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी, ये दो अर्थव्यवस्थाएं आपको जाननी पड़ेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका में है, मतलब कि सारे जो उपभोग के साधन हैं, उपयोग के साधन हैं, या एक प्रकार से जो उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादनों के साधनों पर किसका अधिकार होता है, तो पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब कि पब्लिक का एक प्रकार से नहीं होता है, उसमें निजी होता है। मतलब कि पब्लिक जो होती है निजी, मतलब कुछ जैसे कि इसे टाटा बिरला के पास सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में एक प्रकार से निहित होती हैं। जबकि समाजवाद की बात की जाए, समाजवाद इसके ठीक विपरीत है। सारी चीज़ें, उत्पादन के साधन जो होते हैं वो सरकारी हथकंडे में होते हैं, सरकार के अंडर में होते हैं। जैसे रसिया समाजवाद का एक ज़बरदस्त उदाहरण है, जबकि जो आपका अमेरिका है वो पूंजीवाद का। ठीक है, और चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के एक प्रकार से सामने दो परिस्थितियाँ थी कि वो अमेरिका के पक्ष में जाएगा या रूस के पक्ष में जाएगा। और चूंकि भारत ने कहा कि ना तो मैं अमेरिका के पक्ष में जाऊंगा ना ही रूस के पक्ष में जाऊंगा, हमारी एक नई विचारधारा है और वो विचारधारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मतलब कि हम पूंजीवाद के भी कुछ हथकंडों को अपनाएंगे और समाजवाद के हथकंडों को भी अपनाएंगे। मतलब अपने यहाँ पर आप देखते हैं सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं। अपने यहाँ पर सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, सरकारी रेल है और प्राइवेट रेल भी है। तो एक प्रकार से सरकारी दवाखाना है, प्राइवेट दवाखाना भी है। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से निजी भी स्वामित्व है और एक प्रकार से सरकार का भी स्वामित्व है। तो कहीं ना कहीं पे ये होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। आर्थिक गतिविधियों का संचालन कीमत तंत्र द्वारा किया जाता है, लेकिन आवश्यक वस्तु व जिन वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तब सरकार उस वस्तु का विनिमय करती है और सरकार या समाज व निजी क्षेत्र दोनों समन्वय पूर्वक आर्थिक विकास कार्य करते हैं। तो सरकार और समाज या निजी क्षेत्र या पब्लिक और सरकार या एक प्रकार से कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो भी चाहे वो कर सकता है और उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार भी हो सकता है और वो कार्य भी कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ भैया, प्रश्न दिया हुआ है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय बैंक तो जो सेंट्रल बैंक होता है उसी की बात यहाँ पर कही जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रत्येक देश में आप देखते होंगे कि भाई केंद्रीय बैंक तो होना परम आवश्यक होता है और प्रत्येक देश की मौद्रिक प्रणाली के नियंत्रण करने के लिए या उसको विनियमन करने के लिए, सुचारू रूप से उसको संचालन करने के लिए एक शीर्ष बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और यह बैंक क्या करता है, यह बैंक सामान्य व्यावसायिक लेन देन नहीं करता है और इसीलिए जनता के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता इस बैंक का, केंद्रीय बैंक का। लेकिन मौद्रिक गतिविधियां चूँकि इसी के नियंत्रण में होती हैं, केंद्रीय बैंक के ही, इसीलिए मौद्रिक नीति का संचालन करना हुआ तो यही करता है और इसीलिए यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है केंद्रीय बैंक। डिकॉक महोदय इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग संरचना में सर्वोच्च स्थान रखती, सबसे ऊंचा स्थान रखती है और देश के श्रेष्ठ आर्थिक हित में 7 कार्य संपादित करती है। तो एक प्रकार से ये होता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो होता है एक प्रकार से वो एक प्रकार से सरकार, मतलब कि वो केंद्रीय बैंक जो होता है वो देश की जो मौद्रिक नीति होती है, बैंकिंग संरचना होती है, उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार उसी के पास होता है, सबसे ऊंचा स्थान होता है केंद्रीय बैंक का। ठीक है, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, रेपो दर क्या होती है। रेपो दर जो होती है ये खास करके जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जैसे RBI है, आपने पढ़ा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI से उधार लेते हैं जो छोटे बैंक होते हैं, जैसे जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं। तो जब उधार लेते हैं, जैसे कि मान लेते SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या एक प्रकार से प्रथमा UP ग्रामीण बैंक हो गया, या अन्य कोई बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया। ठीक है,
या HDFC हो गया, कोई भी बैंक है, ये सब बैंक जो हैं कहीं ना कहीं पे ये सब छोटे बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक हैं। तो RBI चूँकि कैसा बैंक है भाई, RBI जो है वो एक प्रकार से बड़ा बैंक है और देश का एक प्रकार से वो एक प्रकार से बोले तो केंद्रीय संस्था हो गई, केंद्रीय बैंक है। तो RBI क्या करती है, RBI मुद्रा को एक प्रकार से छापने का निर्देश या मुद्रा के संचालन में वही RBI ही सारी चीज़ करती है। तो RBI के पास पैसा होता है। अब SBI मान लेते हैं, SBI के पास पैसा कम पड़ रहा है तो SBI किससे उधार मांगेगी, जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो पैसा मांगेगी RBI से, या HDFC वाले किससे मांगेंगे, RBI से मांगेंगे, या एक प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा वाले किससे मांगेंगे, वो भी RBI से ही मांगेंगे। तो RBI से ही चूँकि उधार पैसा मांगते हैं कौन, जो छोटे बैंक होते हैं, मतलब व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं। तो RBI उनको जिस दर पर पैसा देता है वही पैसा, मतलब वही दर जो होती है वो रेपो दर कहलाती है, ठीक है। यानी काल मनी बाजार में वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालीन यानी कम समय के लिए उधार लेते हैं, और इस प्रकार की उधारी पर भारतीय रिजर्व बैंक जो ब्याज दर लेता है उसी ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं या रेपो दर कहते हैं। समझ में आई चीज़ें। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट इसके ठीक विपरीत होता है। जब कभी SBI वगैरह से RBI पैसा लेता तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। ये समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। तो रेपो दर आपके समझ में आ गई। 7वां प्रश्न है, करापात व कराघात में क्या अंतर होता है। कराघात या करापात क्या होता है। करापात की अगर बात की जाए तो करापात को करभार भी कहा जाता है, और एक होता है कराघात। तो कराघात जो होता है कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है, जो शुरुआती भार होता है कर का उसको कहते हैं कराघात, जबकि जो करापात होता है वो अंतिम भार को प्रकट करता है। पहला अंतर क्या है, कराघात कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है जबकि करापात अंतिम भार को प्रकट करता है। दूसरा अंतर, कराघात के बाद कर विवर्तन की संभावना रहती है, किंतु करापात के बाद कर विवर्तन की एक प्रकार से जो संभावना है वो नगण्य सी हो जाती है, मतलब नहीं होती है। तीसरा अंतर ये है कि कराघात का अनुभव तो कर देते ही हो जाता है कि भाई कितना एक प्रकार से कराघात है, जबकि करापात का अनुभव तब होता है जबकि कर अंतिम रूप से चुक जाए, ठीक है। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं कि कराघात संबंधी व्यक्ति का नाम सरकार के करदाताओं की सूची में होता है, किंतु करापात संबंधी व्यक्ति का नाम सूची में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। तो ये हो गया आपका कराघात और करापात। करापात की अगर बात की तो करापात कर विवर्तन का अंतिम परिणाम है और यह कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार होता है करापात। फिंडले सिराज महोदय ये कथन कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न है, प्रश्न क्या है, सार्वजनिक और निजी वस्तु से आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या आशय है। तो प्रश्न क्या है, सार्वजनिक और निजी वस्तुओं से। तो सार्वजनिक वस्तु मतलब होता है सरकारी वस्तु, निजी मतलब होता है प्राइवेट वस्तु। तो सार्वजनिक वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जो सभी व्यक्तियों के बिना किसी भेदभाव या बिना किसी पक्षपात के निःशुल्क और बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध हो जाती हैं वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं सार्वजनिक वस्तुएं, सरकारी वस्तुएं। जैसे कि रेडियो, आकाशवाणी आप सुन रहे हैं कम पैसे पर, ठीक है। दूरदर्शन हो गया, सड़कें तमाम सारी बन रही हैं, पुल वगैरह का निर्माण, ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। जबकि निजी वस्तुओं की अगर बात की तो प्राइवेट जो गुड्स होती हैं, प्राइवेट जो वस्तुएं होती हैं, वो ऐसी वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं जो विभाज्य होती हैं, मतलब कि जिनके उपभोग से समाज के कुछ व्यक्तियों को वंचित किया जा सकता है। मतलब जिनका एक प्रकार जैसे अंबानी हैं, अंबानी की जितनी वस्तुएं अंबानी के द्वारा बनाई गई वो सब क्या हैं, टाटा के द्वारा बनाई गई वस्तुएं, ये सब क्या हैं, ये सब निजी वस्तुएं हैं। और वो चाहें तो किसी को बेचे, चाहे तो ना बेचे, ठीक है। हालांकि ये नहीं हो सकता कि वो चाहेंगे बेचेंगे, चाहेंगे नहीं बेचेंगे, इस पर सरकार प्रतिबंध लगाती है, लेकिन फिर भी कुछ समाज के वर्ग से उससे वंचित हो सकते हैं, जबकि सरकारी वस्तुओं से वंचित नहीं हो। सरकारी वस्तुओं पर पब्लिक का सभी लोगों का समान अधिकार होता है, लेकिन निजी वस्तुओं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। निजी वस्तुओं में जैसे टैक्सी हो गई, टैक्सी बहुत सारे लोग चलवाते हैं वो, या एयरलाइंस के विमान हो गए बहुत सारे, रेफ्रिजरेटर हो गया, रेडीमेड शर्ट हो गई, ये सब निजी वस्तुएं हैं, ठीक है। इस पर सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार का इस पर नहीं काम चलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 9वां नंबर प्रश्न है, मतलब वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग किसे कहते हैं भाई, वित्त आयोग के बारे में आपको 50 शब्द लिखना है। तो
वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण करने के संबंध में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 280 में। संविधान अनुच्छेद जो भारतीय दंड मतलब कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है विस्तार से। और इस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या 5 साल पर वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, जो वित्तीय संसाधनों के वितरण की क्या करेगा, सिफारिश करेगा। ओके, तो ये होता है वित्त आयोग। समझ रहे चीज़ों को, वित्त आयोग ये होता है। तो ये हो गया वित्त आयोग भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे 10वां प्रश्न है आपका, कर से क्या आशय है, कर किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कर किसे कहते हैं, टैक्स क्या है। तो कर की बात की जाए तो कर व्यक्ति के द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान होता है कर। ठीक है, कर का भुगतान करता कर देने के बदले सरकार से क्या करता है, किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर सकता है, कर उसको देना पड़ता है। ठीक है, फिंडले सिराज कहते हैं कि कर लोक सत्ताओं के द्वारा वसूल किया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान होता है जो सार्वजनिक हित के समान व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा जिसका किसी विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता है। जो हम लोग टैक्स देते हैं या बड़े लोग जो टैक्स देते हैं, अमीर लोग, वो एक प्रकार से सार्वजनिक चीज़ों के लिए लग जाता है, गरीबों के लिए लग जाता है। ठीक है, टेलर महोदय कहते हैं कि वे अनिवार्य भुगतान जो करदाता के द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा किए सरकार को दिया जाता है, मतलब कि ऐसा धन जो कि बिना किसी लाभ के सरकार को आपको देना पड़ता है, अनिवार्य रूप से देना ही होता है, वही भुगतान कर कहलाता है। ठीक है, प्रोफेसर व्यूलर महोदय कहते हैं कि कर एक अनिवार्य अंशदान होता है। यद्यपि इसका इच्छापूर्वक भुगतान भी किया जा सकता है, परंतु यह कानूनी अपराधों का दंड नहीं है। मतलब इसका भुगतान आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हालांकि जब आप ज़्यादा कमाएंगे, छापा पड़ता है, तो फिर आपको देना पड़ेगा। हालांकि कर आपको देना चाहिए, अगर आप कमा रहे हो अच्छे तरीके से तो आपको कर देना चाहिए। जिस मिट्टी में आप रह रहे हो उसका तो आपको अंशदान देना चाहिए। आप अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको देना अनिवार्य है भाई। जो सरकार के नियम है, जहाँ पर रहो सरकार का नियम जो है, उस सरकार के नियम को आपको फॉलो करना होता है। चूँकि राजा जो होता है या जो सरकार होता है वो एक प्रकार से वो सबके लिए होता है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए। इसीलिए आपको टैक्स देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप टैक्स दो, ताकि जो गरीबी है वो भी दूर हो सके और सरकार नियम कायदा बना सके लोगों के लिए। तो ये होता है कर। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका आता है, केवल 5 प्रश्न उसमें करने हैं आपको। खंडवा से 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं उसके बारे में बताएं। तो जुलाई 1969 ईस्वी की बात है, 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का क्या कर दिया गया भैया, राष्ट्रीयकरण हो गया। और जब से 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उसके बाद व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन से आप देखते हैं इसके कई कार्यों में भी कई प्रकार के कार्य इसके सामने आए हैं। और आप देखते हैं कि भाई कौन कौन से कार्य हैं व्यापारिक बैंकों के। देखिए, पहला कार्य ये है शाखाओं का विस्तार करना, अपनी शाखा का विस्तार करना, इसका कार्य हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपनी शाखा का विस्तार करना हुआ तो व्यापारिक बैंक का ये कार्य है। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जुलाई 1969 में। देश में कुल शाखाएं लगभग 8,321 शाखाएं थीं, जो जून 1993 में बढ़ करके 60,649 शाखाएं हो गई। मतलब पहले जो है 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब एक प्रकार से जुलाई में जब एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, तब 8321 शाखा बैंकों की थी कुल मिला करके। जबकि जब 1993 आया, 1993 की मैं बात बता रहा हूँ, जून का महीना 1993 में जब इसकी गणना हुई तो 60,649 शाखाएँ एक प्रकार से हो गई। ग्रामीण शाखाएं 1880 से बढ़ करके 31,656 बैंक हो गए। पिछड़े क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाएं तीव्र गति से बढ़ने लगीं। तो ये तो पहला काम हो गया कि व्यापारिक बैंकों का जब से राष्ट्रीयकरण हुआ तब से शाखाओं का इनके विस्तार हुआ, इनकी ब्रांचेज का विस्तार हुआ, ब्रांच जो है वो बढ़ी हैं। दूसरा काम क्या है भैया,
दूसरा काम है इनका कि जमा राशि एवं अग्रिम में वृद्धि करें, मतलब व्यापारिक बैंकों की जमा राशि में भारी वृद्धि हुई है। 1980 में सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा राशि जो थी वो 34,081 करोड़ रुपए थी। मार्च 1994 में ये राशि बढ़ जाती है और 3,10,515 करोड़ रुपए हो जाती है। समस्त अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मार्च में आप देखते हैं 1987 में 62 करोड़ मतलब 62,67,757 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1994 में आप देखेंगे तो 1,62,842 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जमा राशि में भी वृद्धि करना ये व्यापारिक बैंकों का काम होता है। तीसरा काम होता है पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना ये भी एक प्रकार से व्यापारिक बैंकों का काम होता है। 1986 की बात है, व्यापारिक बैंकों ने यह कार्य प्रारंभ किया पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था, और भारत में लगभग 300 पट्टेदारी कंपनियां कार्य कर रही हैं। और भारत में विशेष रूप से लघु पैमानों के उद्योगों में पट्टे के लिए वित्तीय व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, जिन्हें अचल संपत्ति के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पट्टों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना ये भी एक प्रकार से व्यापारिक बैंकों का एक काम है। चौथा काम आप लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, तो इसका ये भी काम व्यापारिक बैंकों का ही है। पांचवा काम आप लिख सकते हैं व्यवसायी बैंकिंग, मतलब व्यवसायी बैंकिंग का मतलब ये होता है कि व्यवसायी बैंकिंग कार्यों में वित्तीय एवं प्रबंधनीय मार्गदर्शन, परियोजना सलाह देना हुआ, निवेश प्रबंध हुआ, विदेशी व्यापार हुआ, वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन हुआ, गैर आवासीय भारतीयों को विनियोग संबंधी सलाह इत्यादि, ये सब एक प्रकार से ये सब काम भी व्यापारिक बैंकों का ही होता है। इसके अलावा उपभोक्ता कार्ड बनाना, जैसे कि उपभोक्ता को टिकाऊ उपभोक्ता बनाना, जैसे वस्तुओं का, जैसे कि कार, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, फर्नीचर, स्कूटर आदि के लिए साख की व्यवस्था करना व्यापारिक बैंकों के लिए एक लाभप्रद व्यवसाय होता है। विदेशों में बैंक इस कार्य से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, परंतु व्यापारिक बैंक सीमित पैमाने पर उपभोक्ता साख की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब जैसे कि जो एक प्रकार से जो उधारी दिया जाता है, जैसे गाड़ी बंधवाओ, कार आप ले रहे हैं तो लोन करवा देते हैं किसी बैंक से, तो वो लोन वाला जो होता है फाइनेंस वाला, वो एक प्रकार से यहाँ पर करना ये भी एक प्रकार से व्यापारिक बैंकों का काम होता है, ताकि जो है जमा राशि आपके पास इकट्ठा और आपके पास ब्याज इकट्ठा हो। ठीक है, चले आगे देखिएगा। साख का कार्ड बनाना, मतलब साख कार्ड बनाना ये भी एक काम होता है। इसके अलावा और तमाम प्रकार के काम होते हैं इसके व्यापारिक बैंकों के। आवास के लिए वित्त की व्यवस्था करना, घर बनवाने के लिए कर्जा देना, तमाम प्रकार के काम इसके होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य थे। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, ग्रेसम के नियम से आप क्या समझते हैं। ग्रेसम का नियम क्या है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रेसम का नियम क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रेसम के नियम से आप क्या समझते हैं। वर्ष 1589 ईस्वी में क्या हुआ कि एलिजाबेथ प्रथम ने राज्य संभाला, और तब से वित्तीय सलाहकार थे उस समय सर टॉमस ग्रेसम। और एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में व्यापार और उद्योग की स्थिति जो होती है चिंताजनक हो जाती है, और मौद्रिक प्रणाली में कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थीं, जिसमें धीरे धीरे करके एक प्रकार से वो चीज़ें घिस गई, मतलब वो बहुत पुरानी मुद्रा प्रचलन में थी, वो एक प्रकार से बेकार हो चुकी थी लगभग। और आर्थिक गतिविधियों के सुधार के क्रम में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने नए सिक्के जारी किए, और देखते ही देखते नए सिक्के चलन से बाहर हो गए और पुराने सिक्के ही आर्थिक गतिविधियों में प्रचलित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि महारानी को बड़ा विस्मय हुआ, और अपने आर्थिक सलाहकार ग्रेसम जो थे उस समय, सर टॉमस ग्रेसम, उनसे इसका कारण पूछा। तब ग्रेसम कहते हैं कि ग्रेसम महोदय ने उसका अध्ययन किया, और उसका अध्ययन करके इसका कारण ये बताया कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में आ जाती हैं, तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। घटिया मुद्राएं क्या करती हैं, बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं, और इसे ही ग्रेसम का नियम कहा जाता है कि जब किसी देश में दो प्रकार की मुद्राएं होती है, घटिया मुद्रा और एक बढ़िया मुद्रा, मतलब एक अच्छी मुद्रा एक बेकार मुद्रा, तो अच्छी मुद्रा को बेकार मुद्रा एकदम से हटा देती है, मतलब बेकार मुद्रा ज़्यादा चलेगी, अच्छी मुद्रा कम चलेगी। और ग्रेसम का यह नियम एक धातु प्रणाली, द्विधातु प्रणाली, पत्र मुद्रामान और सभी मतलब सिक्कों सभी प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है। ग्रेसम नियम का अपवाद ये है, पहला अपवाद ये है कि जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है, पहला अपवाद यहाँ पर होता है।
दूसरा अपवाद तब होता है कि जब हीन मुद्रा बहुत ही बराबर स्तर की होती है तब। तीसरा तब होता है सांकेतिक मुद्रा और प्रमाणिक मुद्रा के नियमों में परिवर्तन होता है तब। और चौथा, जनता की अज्ञानता भी नए मुद्राओं को प्रचलन से बाहर नहीं करती है। तो एक प्रकार से ये ग्रेसम का कुछ नियम था। तो ये था ग्रेसम के नियम के बारे में आपसे पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताइए। भारत में मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य, नहीं ये प्रश्न नहीं होगा। साख सृजन, हाँ तीसरा प्रश्न है, साख सृजन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साख सृजन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साख नियंत्रण का मतलब होता है पैसों का एक प्रकार से उसको इकट्ठा करना, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो साख सृजन का यही होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप साख उपलब्ध कराने के लिए स्रोतों का सृजन करना, स्रोतों को इकट्ठा करना। दूसरा होता है साख के द्वारा अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र में तरलता को बनाए रखना। दूसरा होता है ग्राहकों को उनकी आवश्यकता तथा ऋण पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए साख मुहैया करवाना। तीसरा उद्देश्य होता है साख सृजन का, वो होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई गई कार्यान्वित की जाने वाली मौद्रिक नीति को सफल बनाना। और पांचवा जो उद्देश्य होता है साख सृजन का, वो ये होता है कि साधनहीन लोगों को साख सुविधा उपलब्ध करा करके उन्हें स्वरोजगार हेतु तैयार करना, ताकि उनको पैसा रुपया कुछ दे करके उनको भी किसी व्यापार में या किसी एक प्रकार से उनको रोजगार देना, ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य होता है। छठा उद्देश्य ये होता है कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र विकास हेतु उद्यमियों को संसाधन मुहैया करवाना। सातवां उद्देश्य होता है समाज के लोगों के द्वारा एकत्रित की गई बचतों जो बैंक के पास जमा की गई हैं को मतलब जो ऐसी बचत जो कि बैंकों के पास जमा की गई हैं उनको उत्पादक कार्यों हेतु प्रयुक्त करना, ये भी एक प्रकार से उद्देश्य होता है। और आठवां उद्देश्य होता है बैंकों के पास उपलब्ध जो नकदी है उसकी निष्क्रियता को समाप्त करके उसे आय सृजनात्मकता हेतु प्रयुक्त करना, ताकि वो एक प्रकार से जो पड़ी हुई धनराशि है वो भी मुद्रामान में परिवर्तित हो। तो इस प्रकार साख सृजन के ये प्रमुख उद्देश्य हैं कई प्रकार के, ठीक है, जो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताएं। भारत में मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य है भाई, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों और उपकरणों को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना है। आपको बता दूं कि केंट महोदय जो है मौद्रिक नीति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन के विचलन का संकुचन करने की व्यवस्था है। क्या, चलन के विचलन की चलन के विचलन का संकुचन करने की एक व्यवस्था होती है मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हुए चांडलर महोदय कहते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जहां तक संभव हो सके आर्थिक प्रणाली के उद्देश्यों की प्राप्ति होना चाहिए और सबसे अधिक उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा का सबसे कम सामाजिक लागत पर उत्पादन करना तथा समाज के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में समानता के आधार पर वितरित करना ही एक प्रकार से मौद्रिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा बताया चांडलर महोदय ने। जबकि कुछ सामान्य रूप से अगर देखें कई प्रकार के विद्वानों को पढ़ें तो उस सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि इसके कई उद्देश्य हैं मौद्रिक नीति के समान रूप से भारत में। पहला उद्देश्य है पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है भारत की, कि भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, ठीक है, बेरोजगारी दर तभी कम हो पाएगी। दूसरी बात, कीमतों में स्थिरता लाना, कीमत में स्थिरता आए तभी एक प्रकार से कुछ काम हो सकेगा, ये भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है भारत की। तीसरा उद्देश्य ये है कि जब स्वर्णमान प्रचलन में था उस समय विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य था। और 1930 ईस्वी के बाद विनिमय दर का महत्व कम हो गया और मूल्य स्थिरता को ही अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो अब मूल्य स्थिरता को एक प्रकार से ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीति का भारत में प्रमुख उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना। पांचवा उद्देश्य है आय में स्थिरता लाना, ठीक है, कीमतों में स्थिरता लाना ये भी उद्देश्य है और आय में स्थिरता लाना ये भी उद्देश्य है। और छठा उद्देश्य क्या है, बीरस्टीड, हेयक और रॉबर्टसन महोदय एक साथ मिलकर के कहते हैं
कि मुद्रा का इस प्रकार नियंत्रण किया चला जाए कि चलन में इसकी मात्रा कीमतों को प्रभावित ना करे। जब इसकी मात्रा कीमतों को प्रभावित नहीं करेगी, यह उद्देश्य होगा मौद्रिक नीति का, और यही उद्देश्य भी होना चाहिए, ऐसा बीरस्टीड, हेयक और रॉबर्टसन कहते हैं। वास्तव में अगर देखें तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य एक दूसरे के पूरक ना होकर के परस्पर विरोधी भी हैं। यदि एक लक्ष्य की पूर्ति सरकार करती है तो दूसरा छूट जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कहीं न कहीं पे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में ही आपस में टकराहट है, आपस में एक प्रकार से विरोधी हैं परस्पर। तो ये भारत में मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य जो मैंने आपको बताए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा इसको बता दें। तो प्रत्यक्ष कर की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो अर्जित आय, व्यय, धन, संपत्ति, उपहार, पूंजी, आय, व्यय, ब्याज, उत्तराधिकार, इन सभी पर लगाए जाते हैं, वो होते हैं प्रत्यक्ष कर। उत्पादन तथा आय अर्जन पर लगाए गए कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं और इसका अंतिम भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है, और वह इस कर भार को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं डाल पाता है। ये होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात की जैसे कि अगर आप साल का 20 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार से टैक्स हो गया प्रत्यक्ष कर कि आपके बैंक में 50-60 लाख रुपए जमा है और वहीं से आपका कट रहा है कर, तो वो आपको पता चल रहा है कि भाई आपका एक प्रकार से टैक्स कटा। लेकिन कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जैसे कंपनियों के ऊपर जो लगते हैं, इसमें क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, ग्राहकों पर कर थोप देती हैं, और आप जब भी 1 रुपये की टॉफी भी खरीदते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं। वो अप्रत्यक्ष होता है, चूंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पन्नी में टॉफी के लिखा होता है कि इनकम ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब वो टैक्स एक प्रकार से इन्हीं में इंक्लूड है, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार से सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, मैंने प्रत्यक्ष कर आपको बता दिया कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट करता है और उसी व्यक्ति को देना पड़ता है, वो व्यक्ति किसी दूसरे पर उसको नहीं, एक प्रकार से उसको नहीं दे सकता कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति पर नहीं ला सकता है, उसको खुद ही देना पड़ता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क जैसी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के निर्धारण का आधार बिक्री मूल्य होता है और अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क तथा बिक्री कर सदैव, मतलब लगभग सदैव मूल्य के अनुसार होता है कि भाई मूल्य कितना उसी हिसाब से टैक्स उसमें लगा होता है। जबकि उत्पादन करों में दोनों प्रकार का अस्तित्व मिलता है, परंतु मूल्य के अनुसार कर से प्राप्त राजस्व कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अपने आप बढ़ता भी जाता है। तो एक प्रकार से जैसे आप टॉफी खरीदते हैं, आप ठंडा पीते हैं, आप आम खरीदते हैं, किसी भी सामान को आप खरीदते हैं तो उसमें बिना टैक्स के आप नहीं खरीदते, आपको टैक्स उसमें देना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स होता है। तो पहला अंतर आप ये लिख सकते हो कि भाई मिल की मान्यता है कि प्रत्यक्ष कर चाहने वाले व्यक्ति से ही मांगा जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से इस आशा से और इच्छा से मांगा जाता है कि वह उसका भार दूसरों पर डाल करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लेगा। कंपनियों से टैक्स लिया जाता है और वो एक प्रकार जानते हैं सरकार कि भाई कंपनियां जो होगी वो ग्राहक से एक प्रकार से पैसा लेकर के तभी हमको दे रही है, ये बात पता है। दूसरा अंतर ये होता है कि प्रत्यक्ष कर का भुगतान वास्तविक रूप से वही व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति पर वैज्ञानिक ढंग से वो कर लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है परंतु इसका भुगतान अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे अंतर हैं। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों पर लगाया जाता है जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाया जाता है, और ये विचारधारा देखने में तो काफ़ी स्पष्ट प्रतीत होती है किंतु शिक्षात्मक उद्देश्य से उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि कोई भी कर वास्तव में व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता। कर तो पूंजी पर लगता है, आय पर लगता है और संपत्ति पर लगता है और वस्तुओं पर लगाया जाता है और इन्हीं से इनका भुगतान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के फिंडले सिराज महोदय कहते हैं कि कर जो तुरंत ही व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर लगाए जाते हैं और जिसका भुगतान उपभोक्ताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जबकि अन्य समस्त प्रकार के कर जैसे व्यवसाय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब होते हैं कर, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में अंतर। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है, भारत में सार्वजनिक व्यय, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण है, वही कारणों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी अर्थव्यवस्थाओं में लोक व्यय में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लोक व्यय लगभग 10 गुना अधिक हो गया है।
और इस तीव्र गति से बढ़ने वाले सार्वजनिक व्यय के लिए कई सारे कारण उत्तरदायी हैं और उन्हीं कारणों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला कारण है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय अनुच्छेद में बात कही गई है कि भाई भारत एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य इसको बनाया जाएगा। तो इसका सबसे पहला काम ये है कि भाई कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखा गया और इसीलिए लोक व्यय ज़्यादा होता है, पब्लिक पर ज़्यादा खर्चा होता है भारत में। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि इसलिए होती है भारत में चूँकि जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य के क्षेत्र में प्रसार हो रहा है, राज्य बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही लगातार, और इस कारण से लोक व्यय ज़्यादा हो रहा है। चूँकि जनसंख्या बढ़ रही तो लोगों के पर ज़्यादा खर्चा भी लग रहा है सरकार का, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये है राष्ट्रीय सुरक्षा। चूँकि आप देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रों को अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शीत युद्ध हो गया, अनिश्चितताओं या तमाम प्रकार के युद्ध छिड़ रहे हैं, और ऐसे युद्ध वगैरह को देखते हुए यहाँ तक ये भी देखना पड़ता है कि भाई सुरक्षा, चूँकि चाइना और पाकिस्तान बगल में हैं और अलग अलग राज्य जो है भारत को लेकर के हमेशा एक प्रकार से उत्सुक ही रहते कि भाई कब इनकी ज़मीन छका लें। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रबल करनी पड़ती है, सीमा पर आए दिनों विवाद होते रहते हैं। तो ये इस कारण से खर्च होता सार्वजनिक व्यय। चौथा जो कारण है वो है आर्थिक नियोजन और विकास में। चूँकि आर्थिक विकास करना है और चूँकि भारत जो है वो अभी विकसित देश है, मतलब विकासशील देश है, अर्ध विकसित देश है, और ऐसी श्रेणी में उसका विकास करना पड़ता है। तो ऐसे में एक प्रकार से मतलब आर्थिक नियोजन और विकास करने में ही पैसा तमाम सारा खर्च होता है। पांचवा कारण है प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होती है। प्रशासन में बहुत सारी चीज़ें व्यय होती हैं प्रशासनिक मामलों में देखने के लिए। इसके अलावा छठा, जीवन स्तर में वृद्धि हो रही लगातार। आप देख रहे हैं भारतीय जीवन स्तर कैसा पहले था और आज कैसा हो गया है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और यही कारण है कि उस पर ज़्यादा व्यय हो रहा है। मूल्य में वृद्धि हो गई, हर चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो गई है। आर्थिक स्थायित्व हो गया है लगातार, आप देख ही रहे होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसार हो रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना के रूप को साकार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार को प्रोत्साहन मिलता जा रहा है लगातार। और आप देख ही रहे होंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे काम भारत की जनता के लेके आता ताकि जनता खुशहाल रहे। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में रुपये की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो रुपये की क्या स्थिति है भारत में, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत में रुपये की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय रुपये में प्रमाणिक मुद्रा व सांकेतिक मुद्रा दोनों के लक्षण आपको मिलेंगे, और इसी दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले हम देखेंगे। तो रुपया देश की प्रमुख मुद्रा, सबसे पहली ये बात, और देश की समस्त वस्तुओं का मूल्यांकन जो होता है इसी अनुपात से किया जाता है और इसी से समस्त लेन देन और ऋणों का भुगतान भी मुद्रा के द्वारा ही होता है। तो पहली स्थिति इसकी ये है। दूसरी स्थिति है वैधानिक दृष्टि से कानूनी रूप से रुपया असीमित विधिग्राह्य है, मतलब कि भारतीय चलन जो है अधिनियम के अंतर्गत रुपये का प्रयोग असीमित मात्रा में लेन देन एवं ऋण के भुगतानों में किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि उसे लेने से मनाही करता है तो उसे दंड दिया जाता है कि अगर आप रुपए दे करके किसी चीज़ से वस्तु खरीदना चाहते हैं, अगर वो नहीं दे रहा है दुकानदार या कोई चीज़, तो एक प्रकार से रुपए को लेने से मना करता है कि भाई रुपए मैं नहीं लूँगा, तो भारत में लेना ही पड़ेगा रुपए को। ठीक है, ये चीज़। तीसरी चीज़, रुपये के अनुपात में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अन्य करेंसियों का अनुपात रुपये से ही लगा करके विदेशी विनिमय का निर्धारण किया जाता है और इसी आधार पर आयात निर्यात का भुगतान होता है। तो इस कारण से भी रुपये की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। दूसरी स्थिति होती है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। रुपया मूल्य का मापक है, पहली बात। दूसरी बात, रुपया विनिमय का माध्यम है। ठीक है, तो ये हो गया व्यवहारिक दृष्टिकोण। तीसरा है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत का रुपया प्रमाणिक तथा सांकेतिक दोनों प्रकार का ही मुद्रा है और इसमें प्रमाणिक और सांकेतिक दोनों के लक्षण आपको मिलेंगे। प्रमाणिक सिक्के की विशेषताएं क्या होती हैं कि रुपया जो है देश की प्रमुख मुद्रा है और प्रमुख मुद्रा होने के कारण से क्या है, रुपया ही मूल्य का मापक है, विनिमय के माध्यम का कार्य करता है और अधिनियम के द्वारा असीमित विधिग्राह्यता को आवश्यक कर दिया जाता है और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण रुपये के अनुपात में ही होता है। तमाम प्रकार की मुद्रा की विशेषताएं हैं। सांकेतिक मुद्रा की विशेषताएं क्या होती हैं? रुपया मुद्राकाय मुद्रा नहीं है, पूर्णकाय मुद्रा नहीं है। इसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है, आप देखिएगा कि जैसे कि
200 रुपये का या 2000 रुपये का जो नोट है क्या 2000 रुपये के बराबर है? अब तो बंद हो गया 2000 रुपये का नोट। हालांकि जो 100 रुपये का नोट है क्या 100 रुपये के बराबर है? 100 रुपये सोने के बराबर है 100 रुपये के? नहीं है। लेकिन बस उस पर क्यों है ऐसा? चूँकि उसको मान लिया गया, मानक है वो, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गई मुद्रा की स्थिति। 8वां प्रश्न है, राज्य सरकारों के द्वारा आय बढ़ाने संबंधी सुझावों को रेखांकित कीजिए। राज्य सरकार के द्वारा या एक प्रकार से सरकार के द्वारा जो आय बढ़ाने संबंधी सुझाव दिए गए हैं वो कौन से सुझाव हैं भैया? तो सबसे पहला सुझाव है नवीन स्तर का। राज्य सरकारों की आय में वृद्धि करने के लिए समुचित नए कर लगाना, गैर कर साधनों का विकास करना और कर प्रशासन में आवश्यक सुधार करना जरूरी है, ठीक है। पहली बात नवीन स्तर होना चाहिए। दूसरा, कर संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाए। तीसरा, बिक्री कर की दरों में वृद्धि किया जाए। चौथा, राजकीय उपक्रमों की कुशलता में वृद्धि करना, जैसे कि राज्य सरकारों को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाएं, जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। विशाल पूंजीगत विनियोग वाले ये उपक्रम प्रायः हानि पर चलते रहते हैं, और जो कि एक तरफ राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों के वित्तीय प्रसाधनों में कमी लाते हैं। तो इनको भी आपको उसमें वृद्धि करना चाहिए, राजकीय उपक्रमों की कुशलता में। 5वां एक प्रकार से सुझाव ये है कि ग्रामीण ऋण पत्र जारी करना चाहिए इनको, ठीक है। 6ठा करना चाहिए कि करों में विविधीकरण करना चाहिए। राज्य सरकारों को अपनी आय के लिए केवल बिक्री कर तथा मालगुजारी आदि थोड़े से करों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और भी नए प्रकार के कर को उसमें एक प्रकार से लगाना चाहिए। कृषि पर मतलब कृषि आय पर, एग्रीकल्चर एक प्रकार से आय पर आरोही कर और धनी वर्गों पर ऊंचे कर लगाने चाहिए। मतलब कृषि पर कम कर लगाएं ताकि जनता भी ठीक रहे, और जो धनी वर्ग है उन पर कर ज़्यादा लगा दे, ठीक है। समुचित समन्वय करें। कृषि जोत कर लगाए, खुशहाली कर तथा सिंचित क्षेत्र पर कर लगाए। ये सारे कर लगा करके राज्य सरकार आय बढ़ा सकती है अपना। तो ये तमाम सारे सुझाव हो गए। अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, केवल 2 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न आपको या 5 प्रश्न दिए जाएंगे। हालांकि 4 ही प्रश्न दिए जाते हैं खंड सा में। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है बजट नीति के मुख्य उपकरणों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि राजकोषीय नीति से क्या आशय है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला है। ये प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा। पत्र मुद्रामान से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है 5वां नंबर, और ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या आशय है। करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तीव्र गति से। तो अर्थशास्त्र में आप लोगों ने आज अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में जाना। हालांकि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमने नहीं बताया है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप चिंता ना करें उसको लेकर के। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।